नमस्कार। आज की क्लास से हम शुरू करेंगे पढ़ना पूरी दुनिया के बारे में, यानी कि मैप। दरअसल हम लोग किसी भी विषय को पढ़ते हैं तो उस विषय में कुछ जगह के नाम आते हैं, और जब जगह के नाम आते हैं तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट होता है। मान लीजिए आ गया किसी में कि अमेरिका की क्रांति के दौरान बोस्टन बंदरगाह पर जहाज को पलट दिया, तो पहला कंफ्यूजन दिमाग में उठता है कि बोस्टन बंदरगाह कहाँ पर है और बोस्टन है क्या। तो इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए एक बार सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप पूरे दुनिया को जान लीजिए। अब ये तो बड़ा मुश्किल काम है पूरी दुनिया को जानना, तो चलिए हम लोग अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। इस पूरी यात्रा को यानी इस मैप के अध्ययन को हम लोग जो नाम देते हैं वो है वर्ल्ड टूर, यानी विश्व भ्रमण। पूरी दुनिया को घूमेंगे। बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन साथ में रहिएगा तो पूरी दुनिया को आराम से एक एक जगह पर ले जाकर घुमाया जाएगा और उसके बारे में बताया जाएगा। लेकिन अगर कहीं पर भी साथ छूटा और अलग से ट्रेन पकड़कर निकल लिए तो फिर अपने जिम्मेदार आप खुद हैं। तो देखिए, किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए उसके कुछ कोर वैल्यू होती हैं, मतलब कुछ ऐसे शब्द जिसको जाने बिना आप उसके बारे में नहीं पढ़ सकते हैं। जैसे अगर हम कहें कि मान लीजिए हिमालय पर्वत, तो हिमालय पर्वत का नाम तो सबने सुना है, लेकिन अगर हम पूछें कि पर्वत क्या है, तो यानी कि आपको हिमालय पर्वत से पहले क्या पता होना चाहिए? पर्वत पता होना चाहिए, पठार पता होना चाहिए, मैदान क्या है ये पता होना चाहिए, खाड़ी क्या है ये पता होना चाहिए, और साथ ही साथ जो जल डमरू मध्य होते हैं यानी जल संधि, स्थल संधि, जो छोटे छोटे शब्द हैं, इन सभी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इससे होगा क्या कि मानकर चलिए एक क्लास में आपने इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ लिया, तो अगली क्लास से जहां पर भी हम इन शब्दों का प्रयोग करेंगे वहां पर आपको सहूलियत होगी। अब हम कहेंगे कि पनामा स्थल संधि है, तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि पनामा स्थल संधि है। इसका मतलब है कि पनामा क्या है? एक जमीन का टुकड़ा जो दो बड़े जमीन के टुकड़ों को आपस में जोड़ रहा है। आज के इस वीडियो में हम लोग जो पढ़ने का प्रयास करेंगे वो है उन शब्दों के बारे में। तो अपनी इस पूरे दुनिया की यात्रा को शुरू करने से पहले हम लोग जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में। और बाबू, अगर इन शब्दों के बारे में एक बार जान गए ना, तो यकीन मानो ज्योग्राफी एकदम बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। सोते जागते ज्योग्राफी के सपने आया करेंगे, ठीक उसी तरह जैसे गर्लफ्रेंड के सपने आते होंगे। अगर इसको ठीक से पढ़ लिए तो ध्यान रखना, सोते जागते सब किसके सपने आएंगे? ज्योग्राफी के। दिमाग में आएगा कहाँ घूम रहे हो? अलास्का में घूम रहे हो। दिमाग में आएगा कहाँ हो? वेनेजुएला में हो, कोलंबिया में हो, इटली में हो, यही सपने आएंगे। बस शर्त सिर्फ इतना है कि 1 महीने के लिए जो क्लास चलेगा मैप का, उसमें बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करना है, और अगर की मिस्टेक तो गई भैंस पानी में। तो शुरू करते हैं कुछ शब्दों के बारे में जानना। देखिए, ये शब्द आप सब लोग सुनते हैं, जैसे हो गए पर्वत, पहाड़, चोटी, पठार, मैदान। बड़ा मुश्किल भरा काम है इनके बारे में जानना कि पर्वत क्या होता है, पर्वत श्रृंखलाएं क्या होती हैं, पहाड़ी क्या होती है, चोटी क्या होती है, पठार क्या होता है, मैदान क्या होता है, घाटी क्या होती है। तो देखिए, इस छोटा सा जो चित्र आप देख रहे हैं ना, इसी में आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और हो जाए तो कमेंट में जरूर बता देना कि हुआ या नहीं हुआ। तो देखिए, पर्वत का मतलब होता है स्थल पर यानी जमीन पर सबसे ऊंचे स्थलखंड। अब ये बताइए, क्या पर्वत से ऊंचा कुछ होता है? जैसे अगर आपके घर में बात करें तो सबसे बड़े का नाम आएगा तो कौन होंगे? हाइट में कोई भी हो सकता है, लेकिन उम्र में कौन होंगे? आपके दादाजी होंगे। दादाजी नहीं है तो पिताजी होंगे। इस तरह से कोई ना कोई व्यक्ति बड़ा रहता है। ठीक उसी प्रकार से इस जमीन पर, इस पृथ्वी पर जो स्थान सबसे ऊंचा देखे आपको आसपास, वो क्या कहलाता है? पर्वत। लेकिन पर्वत बनने के लिए कुछ शर्तें होती हैं। क्या शर्तें होती हैं? पर्वत जो होगा उसका जो आधार है, आधार का मतलब जिस पर वो बना हुआ है, वो होगा कैसा? चौड़ा। ये है चौड़ा। आधार चौड़ा होगा। उसका ढाल जो है ये बहुत तीव्र होगा। जैसे बचपन में याद होगा, जाते थे स्कूल से और बीच में कहीं किसी के घर में गाड़ी चढ़ाने के लिए वो एक स्लाइड बनी होती थी ना, उसमें बैठकर फिसला करते थे। तो इसी प्रकार से जब कोई पर्वत होगा तो उसका ढाल क्या होगा? बहुत तीव्र होगा। तो ये दूसरी शर्त हो गई। और साथ में तीसरी बात कि उसके जो ऊपर का भाग है यानी उसके सर है, ये कैसा होगा? एक शंकु के आकार का होगा, इस आकार का। तो उसको क्या कहेंगे? पर्वत। तो ये बोलिए साथ में, पर्वत क्या होता है? पर्वत इस धरती पर या इस पृथ्वी पर सबसे ऊंचे स्थलखंड होते हैं जिनका आधार चौड़ा होता है और ढाल तीव्र होता है, ऊपरी भाग शंकु के आकार का होता है, उन्हें पर्वत कहते हैं। और जब इस तरह के कई सारे पर्वत आपस में मिल जाते हैं तो उन्हें पर्वत श्रृंखलाएं कहते हैं, यानी कि माउंटेन रेंज कहते हैं। याद हुआ? कई तरह के पर्वत आपस में जब मिल जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? पर्वत श्रृंखला यानी माउंटेन रेंज। और ध्यान रखिएगा
किसी पर्वत का सबसे ऊंचा भाग होता है, सबसे ऊंचा ये रहा पर्वत और इसका ये है सबसे ऊंचा भाग, इसी सबसे ऊंचे भाग को कहते हैं चोटी यानी पीक। तो कोई पूछे चोटी क्या है तो कहना किसी पर्वत का सबसे ऊंचा भाग क्या होता है, चोटी होती है। ठीक है, ये वो वाली चोटी नहीं है जिसके पीछे बर्बाद रहते हो, यानी बालों की चोटी। ये क्या है, ये पर्वत की चोटी है और इसका स्पेलिंग भी क्या होता है, पीक। इसीलिए कहते हैं कि पीक पर जाना है, मतलब है किसी भी फील्ड में हमको सबसे ऊपर तक जाना है। अब बात करेंगे ये पहाड़ी क्या होता है। पहाड़ी को अंग्रेजी में कहते हैं हिल। हिल का मतलब ये नहीं कि दिमाग का हिलना। देखिए पर्वत और पहाड़ी में क्या अंतर है, सिर्फ छोटा सा अंतर है। जो विशेषताएं पर्वत की हैं वही पहाड़ी की हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि पर्वत जो होता है इसकी ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक होती है। अगर 1000 मीटर से कम है तो उसको कहेंगे पहाड़ी। कहीं कहीं 700 मीटर भी कहा जाता है, लेकिन मेजरली आप समझिए 1000 मीटर। 1000 मीटर से अगर कम होगी तो उसको क्या कहेंगे, पहाड़ी। बाकी सारी विशेषताएं सेम होंगी। इसका भी आधार चौड़ा होगा और ढाल तीव्र होगा और ऊपर का भाग कैसा होगा, शंकु के आकार का। आधार को कहते हैं बेस। लेकिन ध्यान रखना ये वो वाला बेस नहीं है कि बेबी को बेस पसंद है। ये बेस का मतलब होता है आधार या धरातल। ठीक है, तो आपकी 3 चीजें क्लियर हुई। पहला आपको पता पड़ा पर्वत क्या होता है, धरती पर सबसे ऊंचे स्थलखंड जिनका आधार चौड़ा होता है और ढलान तीव्र होता है, ऊपरी भाग शंकु के आकार का होता है। ये हो गया पर्वत। और अगर ऐसे ही पर्वत आपको देखने को मिले लेकिन ज्यादा ऊंचाई ना हो, 1000 मीटर से कम ऊंचाई हो, तो उसको कहेंगे हम लोग पहाड़ी। और इसी पर्वत में जो सबसे ऊंचा भाग होगा, जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, उसको कहेंगे चोटी। ये नुकीला भी हो सकता है, सीधा खड़ा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, बस सबसे ऊंचा भाग है ये। उसके बाद आपने यहां सीखा पर्वत श्रृंखला। तो पर्वत श्रृंखला मतलब जब कई सारे पर्वत आपस में मिल जाते हैं और एक लंबी चेन बना लेते हैं, उसको कहते हैं पर्वत श्रृंखला। जैसे हम लोग ह्यूमन चेन बनाते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े हो जाते हैं एकदम लाइन बनाकर। जैसे प्रधानमंत्री की सुरक्षा करते हैं जो लोग, देखना घेरा बना लेते हैं एकदम, किसी को नहीं अंदर आने देते, तो वो चेन होती है। उसी प्रकार की चेन बना लेते हैं, उसको कहते हैं पर्वत श्रृंखला। दूसरा है पठार यानी प्लेटो। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बस ये समझ लीजिए कि जब पर्वत की गर्दन काट दी जाती है तो वो क्या क्या बन जाता है, पठार। कैसे, समझिए। मानकर चलिए ये रहा एक पर्वत, इस पर्वत का इतना हिस्सा काट दिए तो ये कैसा दिखेगा, एकदम देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा, इस तरह से दिखेगा। अब ये कहा भाई, लग रहा कि चलता ही नहीं है। चलिए देखिए ये है, अब इस तरह से दिखेगा आपका ये स्थल। गर्दन इसकी क्या हुई है, कट चुकी है, तो ये बन गया क्या, पर्वत से पठार। ये रहा। तो पठार का मतलब होता है इस धरती पर दूसरे सबसे ऊंचे स्थलखंड। पहले कौन है, पर्वत। दूसरे सबसे ऊंचे स्थलखंड जिनका आधार चौड़ा रहता है और जो बेचारा ढाल है ये पर्वत की अपेक्षा कम हो जाता है। पर्वत में अगर आप बैठोगे और स्लिप करोगे तो बढ़िया तेजी से आराम से जाओगे नीचे, बहुत तेज रफ्तार से। लेकिन पठार पर बैठोगे तो हो सकता है कि पीछे वाला भाग वगैरह छिल वगैरह जाए और बहुत स्लो जाओ, ऐसे इस तरह से। ठीक है, और इसका जो ऊपरी भाग है ये कैसा रहता है, टेबल की तरह एकदम चपटा। तो ऐसी भूमि को कहते हैं पठार। समझ में आ गया ये कैसे बनते हैं, ये सारी चीजें पढ़ी जाती हैं ज्वालामुखी में या फिर अन्य टॉपिक में। लेकिन यहां समझ लीजिए पठार का मतलब है एक ऐसा भूभाग जो पर्वत की अपेक्षा छोटा रहता है और इसका आधार चौड़ा रहता है, ढाल पर्वत से कम रहता है और ऊपर का भाग एकदम सपाट रहता है। इसके बाद आती है बारी मैदान की, और मैदान के बारे में तो सभी जानते होंगे। मैदान सबसे कम ढलान होता है। मैदान का मतलब होता है ऐसा भाग जिसमें ढाल बहुत कम होता है, लेकिन यह भी कैसा हो सकता है, ऊबड़ खाबड़ भी हो सकता है, समतल भी हो सकता है। बहुत सारे मैदान ऐसे जहां पर जाओगे तो चलते चलते हालत खराब हो जाएगा, ऊपर नीचे इस तरह से। और दूसरे कैसे होते हैं, समतल, जहां बढ़िया खेती किसानी की जाती है। तो ये हो गया मैदान। अब एक और बात यहां समझ लीजिए, घाटी। ये जो भाग देख रहे हैं, दो पर्वतों के बीच में जो एक गहरा भाग आता है, इसी को कहते हैं घाटी। क्या कहते हैं, घाटी। समझ गए। तो इसको इस तरह से समझना जैसे एक एक बात याद रहती होगी आपको अपने किसी खास फ्रेंड की, उसी प्रकार से इसको दिमाग में एकदम डाल लेना। क्या क्या सीखा, पर्वत सीखा, पर्वत श्रृंखला सीखी, चोटी सीखी, पहाड़ी के बारे में जाना,
घाटी के बारे में जाना, पठार के बारे में जाना, मैदान के बारे में जाना। तो अभी बने रहिए कंटिन्यू। लेकिन एक बात तो है कि इतना कुछ पढ़ने के बाद भी कुछ लोगों के दिमाग में एकदम कुछ अलग तरह की चीज़ें चलती हैं, उनको पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा मतलब नहीं रहता। उनमें भी अगर हम बता रहे हैं कि पर्वत, तो उनको दिमाग में आ रहा होगा कि हाँ कौन सा पर्वत है, इस पर्वत में बड़े होकर घूमने जाएंगे। बड़े होकर क्या, कुछ तो प्लानिंग भी कर लिए होंगे कि बस अब टूर पर निकलना है और जाना है घूमने। तो देखिए, अगर टूर पर भी जाना है, घूमना है, तो उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। मानकर चलिए आपने टूर बनाया और जाकर घूम आए वैष्णो देवी, और घर आए और मोहल्ले में किसी ने पूछ दिया, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, आप भी तैयारी कर रहे हैं, उसको पता है, तो आया कहा ये बताइए आप कहाँ गए थे, तो आपने गर्व से कह दिया हम वैष्णो देवी गए थे। आसान बात थोड़ी है, बहुत चढ़ाई की है। तो उन्होंने कहा ये बताइए जो जिस वैष्णो देवी में आप गए थे वो किस पर्वत पर बनी हुई है, कौन सा पर्वत है वो। अब कंफ्यूज, अब दिमाग खराब हो गया कि यार पूरा टूर इतना बढ़िया घूम कर आए थे और एक भौकाल बना था मोहल्ले में, सारा का सारा इस बार में अगर आंसर नहीं दिए तो खराब हो जाएगा माहौल। तो इसीलिए ऐसी स्थिति ना आए, इसके लिए थोड़ा ध्यान से फोकस होकर पढ़िएगा इसको, ठीक है। देखिए, हमको थोड़ा बहुत नहीं बल्कि हर एक शब्द के बारे में जानना है जो मैप पढ़ने के दौरान बीच में आने वाला है। तो ये शब्द देखिए, एक कुछ नए शब्द हैं। ओशियन, ओशियन किसे कहते हैं। अब ओशियन पूछा जाए कितने होते हैं, ये तो फटाक से बता दोगे। हाँ, ये अलग बात है, कुछ लोग वो भी नहीं बता पाएंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि अपना दिमाग लगाएंगे, एक दो नाम लेंगे गर्व से। कभी देखिएगा जैसे आप लोग बैठे हैं ना, तो कुछ लोगों से अगर कहा जाए कि बताइए कितने ओशियन हैं, तो कुछ फटाक से बोलेंगे सर हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, फिर मुंह वालेंगे, आगे आगे नहीं पता। ये इसलिए होता है क्योंकि पढ़ते समय दिमाग कहाँ था, कहीं और था, अच्छी जगह था, ठीक है। अब देखिए, ओशियन के बारे में जानेंगे, सी के बारे में जानेंगे और खाड़ी के बारे में जानेंगे। तो ओशियन का मतलब होता है ऐसा जल का भाग जो बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। यानी सीधे शब्दों में कहें, ओशियन किसे कहेंगे, ओशियन का मतलब है बहुत विस्तृत जल राशि, यानी बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ जल का भाग, उसको कहते हैं ओशियन। और ओशियन की बात करें, कुल कितने ओशियन होते हैं, ये कमेंट करके आपको बताना है, हमको नहीं बताना है, हम तब बताएंगे जब इसके बारे में पढ़ाएंगे। आगे देखिए, सागर, सागर को कहते हैं इंग्लिश में सी। सागर जैसे एक ओशियन होता है, एक ओशियन में कई सारे सागर होते हैं। कैसे, जैसे मानकर चलिए अगर हम लोग बात करें इंडियन ओशियन, तो इंडियन ओशियन के अंतर्गत देखते हैं अरेबियन सी है। तो इस प्रकार से एक महासागर में कई सारे सागर होते हैं। सागर की विशेषता ये होती है, ये तट के पास होते हैं। अब देखिए, सागर, एक सागर के अंतर्गत कई सारी खाड़ियां होती हैं। खाड़ी का मतलब समझिए, खाड़ी का मतलब होता है ऐसा जल का भाग जो तीन ओर से जमीन से घिरा हुआ है। जैसे ये है जमीन, इस साइड ये जमीन है और यहाँ क्या भरा हुआ है, पानी, तो इसको क्या कहेंगे, खाड़ी। लेकिन ध्यान रखिएगा, खाड़ी के लिए इंग्लिश में कोई एक शब्द नहीं बल्कि कई शब्द यूज किए जाते हैं। जैसे क्रीक, क्रीक कहा जाता है, गल्फ कहा जाता है, बे कहा जाता है, बाइट कहा जाता है। क्रीक शब्द सुना होगा, जैसे सर क्रीक हो गया, कोरी क्रीक हो गया, गुजरात के क्षेत्र में है ये। उसके बाद अगर हम बात करेंगे गल्फ की, गल्फ, गल्फ का मतलब जैसे आप लोग सुनते हैं पर्सियन गल्फ, यानी फारस की खाड़ी, ये क्या है, गल्फ है। इसके बाद पढ़ते हैं बे, जैसे बे ऑफ बंगाल। इसके बाद बाइट, यानी ऑस्ट्रेलियन बाइट। क्या है ये सब, इसके बारे में क्या क्या अंतर है इनमें। तो देखिए, अंतर कुछ नहीं है, खाड़ी के ही कई सारे नाम हैं। क्या, गल्फ, क्रीक, गल्फ, बे, बाइट, इन चारों नामों का यूज आपको एटलस में मिलने वाला है। अंतर समझ लीजिए क्या है, अंतर सिर्फ है चौड़ाई का। तीन, हमने बताया खाड़ी क्या होती है, एक ऐसा जल का भाग जो तीन तरफ से जमीन से घिरा हुआ है। अगर तीन तरफ से जमीन से घिरा हुआ है और उसकी चौड़ाई देखिए इधर, इसको थोड़ा ढंग से समझ लीजिए। देखिए, जैसे मान लीजिए तीन ओर से किससे घिरा हुआ है, ये है जमीन, ये घिरी हुई है तीन ओर से किससे, जमीन से। ये पानी है, ये तीन ओर से किससे घिरा हुआ है, जमीन से। लेकिन इसकी चौड़ाई कितनी है, कम है, तो इसको कहेंगे क्रीक। अगर इसकी चौड़ाई और ज्यादा हो जाएगी तब इसको कहेंगे गल्फ, और अगर इसकी चौड़ाई और भी ज्यादा हो गई तो इसको कहेंगे बे, और अगर इसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा हो गई तब इसको कहेंगे बाइट। यही अंतर है चारों में। लेकिन ध्यान रखना, इन चारों के चारों शब्दों का अर्थ है क्या, खाड़ी, ठीक है। यही कंफ्यूजन रहता है। अब कहीं पर पढ़ेंगे तो कहीं आ जाएगा पर्शियन गल्फ, कहीं पर आ जाएगा कच्छ, कहीं पर आ जाएगा क्रीक, कहीं पर आ जाएगा बाइट, कहीं पर बे। तो दिमाग में खोजते हैं ऐसे कि एक ही शब्द को इतनी बार काहे लिखा है, अलग अलग तरीका क्यों यूज किया है। तो ये किया है क्योंकि उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अब वो देखने सुनने में आपकी तरह है,
तो उसको कहेंगे कि आपके जैसा लगता है, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि आप ही हैं वो। क्यों? क्योंकि आप अलग हैं, वो अलग है। इसी प्रकार से यहाँ पर चीजें समझिए। अच्छा, कुछ लोगों को देखिएगा पढ़ाई के समय भरपूर ख्याल आता है गर्लफ्रेंड का कि कल कौन से बात पर लड़ाई हुई थी, आज कौन से मसले पर लड़ना है, ये सारी की सारी प्लानिंग करते हैं। इसी प्रकार से एक दो स्टूडेंट बैठे हुए थे, उनके दिमाग में यही चल रहा था, उनको मैप वगैरह से कोई खास मतलब नहीं था, उनके दिमाग में अलग तरह का मैप चल रहा था। तो देखो बाबू, किसी के कारण कभी परेशान मत होना, क्योंकि अगर तुम परेशान होगे किसी के भी कारण से तो नुकसान किसका है? तुम्हारा, दूसरे का बिल्कुल नहीं है। बेवजह लोग परेशान बने रहते, बल्कि सबसे अच्छा होता है कि आपको कोई परेशान करे तो तुरंत फटाक से उसको एक डायलॉग मार दीजिए। कैसा? ऐसा डायलॉग जिससे उसके अंदर डर बन जाए आपको लेकर कि हाँ, ये बात तो सही कह रहा है। जैसे, मत कर ये सितम हम पर, मत कर ये सितम हम पर, तेरा हर सितम हम पर भारी है। हम तो सह गए मुकद्दर समझकर, मत भूल कल तेरी भी बारी है। अब बताइए, जब ऐसा बोल देंगे तो सामने वाला तो वैसे ही खौफ में आ जाएगा कि बात तो सही कह रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि आप किसी से लड़िए झगड़िए तो पहले अपना आज और अपना अतीत दोनों को देखिए, और साथ ही साथ अपने फ्यूचर को देखिए, ताकि ऐसा ना हो कि आपकी एक गलती आपके पूरे फ्यूचर को क्या कर दे, एक कलरफुल लाइफ की जगह ब्लैक एंड व्हाइट बनाकर छोड़ दे। ठीक है? तो देखिए, खाली समझ में आ गया होगा। उम्मीद है जो अभी तक बताया वो समझ में आ गया होगा। इतना पढ़ने के बाद तो कुछ बाबू लोगों के दिमाग ही हैंग करने लगते हैं। जैसे प्लेन क्रैश होता है वैसा ही ब्रेन क्रैश हो जाता है। जैसे एक साथ लैपटॉप में कई सारा इंफॉर्मेशन आ जाए तो क्रैश कर जाता है ना सिस्टम, उसी प्रकार से दिमाग में भी होता है। इसलिए संभल कर बढ़िया पानी यानी पीकर पढ़ा कीजिए। ठीक है? पानी, कोल्ड ड्रिंक, ये सारी चीजें एंजॉय करते हुए अपने पढ़ाई किया कीजिए ना। तो जो लोग कहते हैं ना फोकस स्टडी, फोकस कुछ नहीं होता। बस आप जब पढ़ें तो आपका पूरा का पूरा दिमाग वहां रहे। इसके लिए अलग अलग तरीके हैं। किसी को एक जगह बैठकर एकांत में पढ़ने में मजा आता है, तो कोई भीड़ में भी पढ़ लेता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं बगल में क्या रखते हैं, बेहतरीन एक कोल्ड ड्रिंक रखते हैं बढ़िया, और चिप्स वगैरह, अब मस्त खाते खाते पढ़ते हैं। सबके अपने तरीके हैं, किसी को कॉपी करने की या फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आपका अपना जो तरीका है जिसमें आपको बेस्ट लगता हो वो कीजिए। तो देखिए, अब बात करते हैं झील के बारे में। झील यानी लेक और तालाब, ये दो चीजें अच्छे से आप लोग जानते होंगे। कोई पूछे झील क्या है, आप कंफ्यूज हो जाते कि हाँ यार, झील तो बहुत देखे हैं, हर जगह देखे हैं, घूमे भी हैं, लेकिन झील है क्या, कैसे बताएं? तो ज्यादा परेशान नहीं होना, जैसा झील को देखते हो वैसा बताओ। क्या बताओगे? तो झील को बताना कि स्थल पर स्थित अस्थायी जल के भाग है। कई झीलों के नाम आप सुनते हैं कि थी पहले, कभी सूख गई है, या फिर से दोबारा नई झील बनाई गई है। तो ये क्या है? अस्थायी, आज है कल नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत सारी बड़ी बड़ी झीलें तो सूख रही हैं। कैस्पियन सागर का नाम सुना होगा आपने, वो भी धीरे धीरे सूख रहा है, संकट आ रहा है वहां पर। तो इसी प्रकार से झील क्या होते हैं? झील और तालाब ये दोनों ही स्थल पर या जमीन पर स्थित अस्थायी जल के भाग होते हैं। आज हैं कल नहीं रहेंगे। ये उसी तरह है कि मतलब कल किसने देखा, वो कहा जाता है ना कि आज हैं तो तुम्हारे साथ हर सफर में हैं, कल नहीं रहेंगे तो तुम्हारे दिमाग में ख्याल बनकर रहेंगे। तो इसी प्रकार से दोनों झील और तालाब है। इसके बाद बात करते हैं द्वीप, द्वीप समूह और आर्किपेलागी। इनको समझिए थोड़ा क्या होता है। द्वीप को तो आप लोग जानते हैं आइसलैंड कहते हैं, और द्वीप समूह मतलब जब कई सारे द्वीप मिल जाते हैं तो उनको कहते हैं द्वीप समूह, ग्रुप ऑफ आइलैंड। इसी प्रकार से होता है आर्किपेलागो। आर्किपेलागो मतलब होता है जब बहुत सारे द्वीप मिल जाते हैं आपस में, 100, 200, 400, 500, 1000, तब उनको कहा जाता है आर्किपेलागो। देखिए, द्वीप क्या होता है? एक ऐसी जमीन का टुकड़ा जो चारों तरफ से किससे घिरा होता है? पानी से। जैसे आपका घर है, अब घर आपका चारों तरफ से किससे घेर दिया जाए? पानी से, तो आपका घर क्या बन गया? एक द्वीप बन गया। इसी प्रकार से टापू, जिनको इन्हीं को टापू कहते हैं, ध्यान रखना। टापू, द्वीप, आइसलैंड एक ही नाम है। तो आइसलैंड क्या होते हैं? ऐसे जमीन के भाग जो चारों तरफ से पानी से घिरे होते हैं। और जब कई सारे भाग हो जाते हैं, ये कई सारे द्वीप इस तरह से आसपास, तो इनको कहा जाता है द्वीप समूह, यानी द्वीपों का समूह। संधि विच्छेद कीजिए सीधे, द्वीप समूह यानी ग्रुप ऑफ आइलैंड। कई सारे द्वीप मिल जाते हैं तो उसको कहते हैं द्वीप समूह। इसी प्रकार से जब बहुत सारे मिल जाते हैं तो उनको कहते हैं आर्चिपेलागो। जब मैप पढ़ाएंगे तो ये शब्द भी आपको कई जगह याद आएगा। इसीलिए कहा जाता है कि पढ़ते चलो, बढ़ते चलो और मुस्कुराते चलो, हम सफर साथ हो या ना हो, बस अपने में गुनगुनाते चलो। इसीलिए पढ़ते चलिए और गुनगुनाते चलिए। इसीलिए परेशान नहीं होना है, बस आराम आराम से पढ़ना है। डोज उतनी लेना है जिसमें परेशानी ना हो। एकदम से इतना ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है कि पता पड़ा 10-10 किताब लाए। आजकल होता क्या है,
जब तैयारी करना शुरू करते हैं तो सीनियर के पास जाते हैं और सीनियर का मुंह ताकते हैं और कहते हैं ये बताइए क्या कौन कौन सी किताब लाए। सीनियर भी अब उसके सामने दुविधा क्या है कि बहुत तैयारी किया हुआ है, अगर आपको छोटी मोटी चीज बता देगा तो आपको उस पर ही डाउट होने लगेगा कि भैया बाबू तो कुछ किया भी है कि नहीं किया। तो इसलिए वो क्या करता है, देखो बाबू अगर तैयारी करना है तो पहले तो एनसीईआरटी लो 6 से लेकर 12 तक का। आप कहते नहीं, बड़ी सही बात बताई है, क्योंकि जिस चैनल में देखते हैं यूट्यूब में वहीं कहा जाता है एनसीईआरटी के बारे में। तो आप कहेंगे बहुत समझदार है, एनसीईआरटी बताया। फिर कहेंगे एक काम करना, एनसीईआरटी के बाद हम 15-20 किताब बताएंगे, उन किताब को ले लेना और ले आकर आप क्या करते हैं अलमारी में सजा लेते हैं। अब 2 दिन मूड बनाया, बेहतरीन रूम सजाया, मैप लगाया, सब कुछ किया और लैंप वैम्प वगैरह भी खरीद लिए और पढ़ाई शुरू किए। 4 दिन हुए तब एक ख्याल आया अंदर से कि क्या हम इस लायक हैं कि इतना कुछ पढ़ लेंगे। फिर कहते हैं, वो देखते होंगे ना आप, वो वाला वीडियो तो देखा होगा कि मैं आज तब तक पढ़ूंगा जब तक एक कैंडल नहीं बुझ जाती है, और कैंडल बुझी और आप सोए। इसी प्रकार से होता है हर किसी के साथ। इसीलिए एडवाइस सबसे लेना है, लेकिन करना वही है जो आपको पसंद है, और जो आपको पसंद नहीं है उसको करना नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि कोई कहे कि पढ़ो बाबू, तो आपने कहा हमको पसंद नहीं है, हमको ये नहीं करना। ऐसा नहीं, दिमाग से सोच समझ कर निर्णय लेना है, क्योंकि दिमाग आपके पास भी दिया है। अब ये दिया है, ये बात तो मान ही सकते हैं ना। कंफ्यूजन हो तो आप अपने से पता कीजिए कि है या नहीं। हाँ तो चलिए, अब कम से कम खुश होने के लिए एक बात है कि जो आप ये देख रहे हैं बस यही है, इसके बाद आपको नहीं पढ़ना है। अब हम लोग इसके बाद शुरू करेंगे सीधे सीधे पूरी दुनिया का भ्रमण, एक एक महाद्वीप के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग जानेंगे एक बार सभी महाद्वीपों की कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे मान लीजिए कोई अनजान व्यक्ति आपके घर में आया, आपके परिवार में आया, तो पहले क्या करता है, सबके बारे में मोटा मोटा पूछ लेता है कि भाई आप लोग कितने भाई हैं, तो आपने बताया इतने भाई रहते हैं, लेकिन आपके पर्सनल मामले में इंटरफियर नहीं करेगा। लेकिन वही व्यक्ति जब 8-10 बार आपके यहाँ जाएगा तब शुरू करेगा, क्यों कुछ करते धरते नहीं हो क्या। फिर आपसे कहेगा अच्छा ये बताइए शादी आदि कब हो रही है, या फिर पूछेगा ये बताइए आप कितना कमा लेते हैं। क्या आज तक ऐसा हुआ है कि पहली बार में ही कोई आपसे सब पूछने लगा हो कि भाई कुछ करते क्यों नहीं हो, या सलाह देने लगा हो। इसी प्रकार से हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पूरे महाद्वीपों के बारे में एक बार जान लेंगे, सामान्य बातें जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। उसके बाद हम लोग एक एक महाद्वीप को बढ़िया जांच पड़ताल करके सीबीआई आईडी की तरह बढ़िया तरीके से क्या करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे। फिर एक एक महाद्वीप के बारे में विस्तार से जान लेंगे। कभी कभी क्या होता है ना कि पहली नजर में ही बहुत कुछ हो जाता है। उसी प्रकार जब एक बार पूरा महाद्वीप देख लेंगे तो हो सकता है कि महाद्वीप में या मैप में इतना इंटरेस्ट आ जाए कि सोते जागते ख्याल भी उसी के आने लगे। इसीलिए एक बार पूरे महाद्वीप को जानेंगे। तो चलिए, है संधि। संधि का मतलब होता है जोड़, लेकिन जो चीज एक दूसरे को जोड़ती है ना वो तोड़ती भी है। जैसे खासकर आजकल युवा पीढ़ी की एक बड़ी समस्या है प्यार मोहब्बत। तो उसमें क्या होता है, किसी का किसी से जुड़ाव होता है तो किसी का टूटना भी होता है। जैसे आप जिससे जुड़ाव करते हैं, हो सकता है कि किसी ना किसी से वो आदमी तोड़कर बैठा हुआ हो, ये आपको थोड़ी पता रहता है, आपको थोड़ी कोई बताता है। लेकिन संधि का मतलब होता है जो एक दूसरे को जोड़ती है और दो चीजों को एक दूसरे से अलग करती है। तो संधि 2 प्रकार की होती है, एक होती है स्थल संधि, एक होती है जल संधि। स्थल संधि का मतलब होता है जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा जो 2 बड़े टुकड़ों को जोड़ता है। जैसे ये भाग देख रहे हैं, इसका नाम है पनामा। अभी समझ लीजिए, आगे बताएंगे। ये छोटा सा टुकड़ा है, ये कितने बड़े टुकड़े को जोड़ रहा है और इस टुकड़े को जोड़ रहा है, इसलिए इसका नाम है स्थल संधि। इंग्लिश में कहते हैं इस्थमस। क्या कहते हैं, इस्थमस। यानी कि स्थल संधि का मतलब होता है स्थल का या जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा जो 2 बड़े बड़े भागों को जोड़ता है, 2 बड़े जमीन के टुकड़ों को जोड़ता है। उसके बाद दूसरा होता है जल संधि। जल संधि को अंग्रेजी में कई नामों से प्रयोग किया गया है। जैसे कि हमने आपको बताया था खाड़ी के बारे में, खाड़ी को ही क्रीक कहा गया, खाड़ी को ही गल्फ कहा गया, बे कहा गया, बाइट कहा गया। उसी प्रकार से बाबू यहां जल संधि को भी पैसेज कहीं कहीं लिखा होगा, कहीं कहीं लिखा होगा स्ट्रेट, और कहीं लिखा होगा चैनल। अंतर क्या होता है, अंतर सिर्फ इतना होता है कि इनकी चौड़ाई क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। जहां पर पैसेज लिखा होगा वहां चौड़ाई कम होगी, और जहां पर स्ट्रेट लिखा होगा वहां चौड़ाई थोड़ी ज्यादा होगी, और जहां चैनल लिखा होगा वहां पर चौड़ाई बहुत ज्यादा रहती है। तो देखिए, जल संधि का मतलब होता है जल का एक छोटा सा कोई धारा या कोई जल का भाग जो 2 बड़े बड़े जल राशियों को जोड़ता है, ये 2 जल के बड़े भागों को जोड़ता है और 2 जमीन के टुकड़ों को क्या करता है, अलग करता है। उदाहरण के रूप में समझ लीजिए, जैसे ये है एक जल संधि, यहां क्या भरा हुआ है, पानी, और ये क्या कर रहा है, ये भाग जो देख रहे हैं जमीन का टुकड़ा है,
और ये भी क्या है, बी भाग, ये भी जमीन है, तो इन दोनों को अलग कर रहा है। ये क्या है, जल का भाग, और ये क्या है, जल का भाग, तो इनको जोड़ रहा है। तो ध्यान रखिए, जल संधि का मतलब होता है जल का वह भाग जो दो बड़े बड़े जल के भागों को जोड़ता है, और जबकि दो बड़े स्थलों को एक दूसरे से अलग करता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से प्रेम होता है, दो लोगों को जोड़ेगा तो दो लोगों को अलग करेगा, और यही चलता रहता है, इसी में लोग उलझा रहता है, और ऐसे चलती रहती है कंपटीशन की तैयारी। वो कहते हैं ना कि भ्रम में हम नहीं, भ्रम में तो ये जमाना है, हमने तो ठाना है कि अपने आप को और बेहतर बनाना है। और इसी मंत्र के साथ लगे रहिए। सफलता कभी भी अंतिम नहीं होती है, हर समय सीखने की चाह होनी चाहिए, इससे बेहतर और कुछ नहीं होता है। अगर आप हर दिन अपने को बेहतर बनाने पर देते हैं, अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करते हैं, तो आपसे बेहतर कोई नहीं है, क्योंकि एक दिन आप इतने बेहतर बन जाएंगे ना कि जिसके साथ चलना आपने शुरू किया है वो आपको जब देखेगा तो आप इस ऊंचाई पर रहेंगे और वो यहाँ रहेगा। इस गैप के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। मिलते हैं अगली क्लास में, जिस क्लास में हम लोग जानेंगे पूरी दुनिया के बारे में एक समग्र जानकारी, और पूरी दुनिया के मैप के बारे में जान लेंगे। महाद्वीप कितने हैं, महासागर कितने हैं, कौन कौन महासागर की क्या विशेषताएं हैं, महाद्वीपों की क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में जानने के बाद हम लोग शुरू करेंगे महाद्वीपों के बारे में पढ़ना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।